भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सैलाब का कहर झेल रहे असम के जख्मों पर केंद्र का मरहम। हालात से निपटने के लिए केंद्र ने SDRF से 324 करोड़ रुपए की राशि की जारी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कराईकल में मछुआरों की पंचायत में लिया भाग। मछुआरा समुदाय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को किया रेखांकित। केंद्र द्वारा शुरू की गई नीली क्रांति योजना की प्रशंसा की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट की मांग को देखते हुए अधिकारियों और विशेषज्ञों को राज्यों के परामर्श से 5 साल की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने का सुझाव। पंद्रह जुलाई तक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन। उत्तर प्रदेश में मछली पालन करने वाले किसानों को दी जा रही है कई तरह की सुविधाएं। तालाब निर्माण, खारे जल, मत्स्य बीज, हैचरी के लिए 60% तक मिलेगा अनुदान, कहा उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मछली पालन करने वाले किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार मत्स्य मंत्रालय का गठन हुआ है ताकि मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। तालाब निर्माण, खारे जल, मत्स्य बीज, हैचरी के लिए कई तरह की मदद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितना होगा बदलाव, इस पर उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की संतोष चौधरी ने। दोगुना करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर, इसीलिए प्रधानमंत्री इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो किसान है वो सिर्फ खेती न करें, खेती के साथ साथ वो मछली उद्योग की तरफ आगे बढ़े। आज हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, मत्स्य मंत्री। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से आने वाले दिनों में अब कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और नड्डा साहब को, कि इन लोगों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मत्स्य मंत्रालय अलग किया, कृषि मंत्रालय से अलग किया और मत्स्य पालकों के लिए, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ब्लू रेगुलेशन में उन्होंने दिया और 9,000 करोड़ रुपए एक इनलैंड के लिए दिया। और उसमें उन्होंने एक निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति की साइकिल भी चलाकर उसमें आइस बॉक्स रख के वो भेज सके। 10,000 में 6,000 सब्सिडी दिया, 60%। मोटरसाइकिल से काम कर सकता है वो अपने आइस बॉक्स लेकर, वो भी 75,000 के, उसमें 60% सब्सिडी महिला के नाम है, पुरुष को 40% है, SC/ST को भी 60 है। वो अपने दरवाजे पर एक पाउंड खोल ले, उस पर भी 50,000 का 30,000 सब्सिडीज है। मतलब रेयरिंग कर सकता है कि 10 पैसे का बीज है, 10 से 20 पैसे का, उसे 100 दिन में अगर उसे लालन पालन करे मछली के बीज को, तो वो 2 रुपए से लेकर 10 रुपए का है। मतलब जिस तरीके से कहा गया कि लक्ष्मी तो हाथी और हाथ और साइकिल पर आती नहीं है, कमल पर आती हैं, और कमल पानी में होता है। अब पानी मतलब कमल, लक्ष्मी जी कमल पर है और कमल पानी में, मतलब असली लक्ष्मी पानी में है। तो अगर वो समझ ले कि मछली नहीं है, लक्ष्मी पालन है, तो उसका हो जाएगा। दुकान खोलने के लिए भी दिया उन्होंने, 10 लाख का है, 6 लाख की सब्सिडी से महिला के नाम है, पुरुष के नाम 4 लाख की सब्सिडी। जिंदा मछली के लिए उन्होंने 20 लाख का लिंक दिया। पोखरे के लिए दिया, उसमें पोखरे में भी वो सब्सिडी दी, उसमें उनको इनपुट के लिए भी दिया है, बायोफ्लॉक है। तो ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी से RS लगाकर लोगों को हम 3 लाख से लेकर 25 लाख की योजनाएं, ऐसे 25 योजनाएं
ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में हम निर्धारित करें, पहली से उनका पोर्टल खुला है, आवेदन करें। बाजार कैसे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पहली बार मंत्रालय का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि बाजार कैसे बढ़ा पाएंगे जो मत्स्य से जुड़े हुए लोग, जो किसान होंगे? देखिए, अभी हमने इस पर लगातार 52 बिंदुओं का मैंने चर्चाएं की है और लगातार हर हफ्ते मीटिंग करता हूं अपने कि 38 पॉइंट का मैं ग्राउंड रिपोर्ट लिया हूं कि कितना हमारा प्रोडक्शन है। अब हम इसलिए चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश से मछली नहीं आए, हम दूसरे प्रदेश को मछलियाँ पहुंचा दें। उसके लिए तभी होगा जब हम आधुनिकीकरण करेंगे, जब हमें डाटा महसूस हो जाएगा तब, और कैसे बेचना है, कैसे कितना प्रोडक्शन है। तो हम उत्पादन पर भी ध्यान दे रहे हैं, हम हैचरीज पर भी ध्यान दे रहे हैं, हम उस पर उनके मार्केटिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। मार्केटिंग के लिए भी साइकिल और मोटरसाइकिल अधिक किया कि एक तो किसान जो होता हार्वेस्टिंग करता, मार्केटिंग नहीं करता, इसलिए वो गरीब है, लाभ नहीं प्राप्त करता। तो हम अपने किसानों को मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द 10 मोटरसाइकिल लगा लो और उस मोटरसाइकिल से डेली आप होटल में अपनी मछली सप्लाई करो ताज़ा, तो ज़्यादा रेट मिलेगा। एक ही बार हार्वेस्टिंग करते हो, ट्रक की मछली मार देते हो, सस्ते में बेचना पड़ता है। डेली रिकरिंग करो, डेली आप हर 1.5 महीने मछली डालो, हर 1.5 महीने पर हार्वेस्टिंग करते रहो, तो हर मतलब रिकरिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि साल भर उसे इंतजार करना पड़ेगा। तो उन्हें भी सिखा रहा हूँ कि मछली में एक तो ऊपर मछली होती है, बीच में होती है, जमीन भी होती है, तो 3 टाइप की मछली डालोगे तो शायद 3 गुना तुम्हारा आय हो जाए। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूँ, जो पट्टा प्रक्रिया है तालाब की, आज भी बड़ी कठिन प्रक्रिया, क्या आपको लगता है इसको और सरल बनाने की जरूरत है? तालाब किसी और को होता है, मछली पालन कोई और कर रहा होता है। पट्टा तो हो गया, फिर टेंडर प्रक्रिया कर दिया, 2 निषाद को लड़ा दिया, 10 लाख का पट्टा 20 लाख में होने लगा। फिर उन्होंने समितियां बनाई, तो ये सारी विसंगतियों के लिए मैं एक समिति गठित कर रखा हूं। उस पट्टे के लिए अधिक से अधिक तो मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक विचार किया कि जब पोखरे, ताल, नदी जिंदा थे तो समाज जिंदा था, क्योंकि प्रोटीन भोजन करता था। तो उन्होंने कहा कि अभी ब्लू इसमें सारे पोखरे को जिंदा करो, सारे नदियों तालों को जिंदा करो। तो जब अधिक हो जाएगी, अभी पोखरों की संख्या कम है और लेने वालों की ज्यादा है, तो जब हम पोखरे बढ़ा देंगे, ये जो अभी चल रहा जो अमृत सरोवर के माध्यम से, तो सीडीओज को ऑर्डर हो गया कि सारे पोखरे जिंदा खोदो और सारे मछली पालन के हिसाब से। तो ये थे मत्स्य मंत्री संजय निषाद जी, इनका कहने के आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए मत्स्य उद्योग में असीम संभावनाएं होंगी, इसीलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उनको कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के अग्रिम हिस्से के रूप में 324.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे राज्य को बाढ़ की मौजूदा स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। असम के 14 जिलों के 707 गांवों के 9,06,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 17,068 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। वहीं इस साल 6 अप्रैल से अभी तक बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 187 हो गई। वहीं अधिकांश नदियों का जलस्तर घट रहा है। सबसे अधिक प्रभावित बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि बराक नदी और कुशारा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। लोगों को राहत सामग्री और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रशासन मुआवजे और नुकसान का भी आकलन कर रहा है। वहीं 91,000 से अधिक लोगों ने 207 राहत शिविरों में शरण ली है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र में फिलहाल बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने साउथ कोंकण, गोवा और साउथ सेंट्रल महाराष्ट्र में रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र, पूर्वी विदर्भ और पश्चिमी विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों में भी भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिन तक यहां मूसलाधार वर्षा हो सकती है। केरल में उन 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है जहां कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बढ़ गया है और वर्तमान में सक्रिय है। गुजरात तट से केरल तट तक फैले कम दबाव के क्षेत्र और ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर मौजूदा चक्रवाती परिसंचरण और अरब सागर में तेज पश्चिमी दक्षिण पश्चिम हवा की वजह से केरल में अगले 4 दिनों तक गरज और बिजली के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है। इडुक्की, कोझिकोड, कन्नूर और कासरकोड जिलों में भारी बारिश की सूचना है। कासरकोड और कन्नूर जिलों के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इडुक्की और कन्नूर जिलों में भी भारी बारिश के कारण फसलों के नुकसान की खबर है। मामूली भूस्खलन की घटनाओं की वजह से कासरकोड, कन्नूर और इडुक्की में अलग अलग स्थानों पर परिवहन सुविधाएं बाधित हुई हैं। कुछ जिलों में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रात के समय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी, कोडागु, हावेरी और चिकमंगलुरु जिलों में लगातार तेज वर्षा हो रही है। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कोडागु और दक्षिण कन्नड़ जिलों के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कल दक्षिण कन्नड़ जिले के पंजीकल्लू गांव में मुकुद्दा में भूस्खलन में मरने वाले श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वर्षा के दौरान पूरी तरह से बर्बाद हुए घरों के लिए भी 5-5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने की घोषणा की गई है। उत्तर कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री कोट्टा श्रीनिवास पुजारी ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने 229 ग्राम पंचायतों और 13 नगर पंचायतों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। कोडागु जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने आज स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है। उत्तर कन्नड़ जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रत्येक तालुक के नियंत्रण कक्ष प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए खोल दिए गए हैं। और मौसम विभाग ने गोवा में अत्यधिक भारी वर्षा और शनिवार और रविवार को बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। वहीं राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वे एहतियाती कार्रवाई करने और भारी वर्षा से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फील्ड मशीनरी को सक्रिय करें। बाढ़ के कारण कुशावती नदी पर परोदा पुल पानी में डूब गया है। इसके साथ ही मडगांव क्यूपेम रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक शुक्रवार और शनिवार के लिए अवकाश घोषित किया है। वहीं कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाएं नियमित होंगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने क्राइकल में मछुआरों की पंचायत में भाग लिया। मछुआरा समुदाय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया। मछली पकड़ने के क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा शुरू की गई नीली क्रांति जैसी योजनाओं की बदौलत 2014 के बाद से ये कई गुना और बढ़ गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए रकबा, उत्पादन और उत्पादकता, विपणन, ब्रांडिंग को बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देना था। कमलम पर रोपण सामग्री, खेती के तरीकों, फसल कटने के बाद और विपणन एवं अनुसंधान से संबंधित मामलों के समाधान के लिए एक तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया। हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और नागालैंड राज्यों के प्रगतिशील किसानों ने कार्यशाला के दौरान अपने अनुभवों को भी साझा किया। लगभग 200 प्रतिभागी कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि मनोज आहूजा, सचिव डीए एंड एफडब्ल्यू कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने विचार साझा किए और इस बात पर जोर दिया कि कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट का रकबा बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करने और बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि फल का एक विशिष्ट पोषण मूल्य और उसकी दुनिया में काफी मांग है। उन्होंने खेती, कटाई के बाद प्रबंधन, विपणन और मूल्य संवर्धन के संबंध में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के परामर्श से 5 साल की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि खेती की अच्छी विधियों का प्रसार करने की जरूरत है और इसे व्यापक प्रचार के लिए डिजिटाइज किया जा सकता है। राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे खेती और मार्केटिंग के लिए MIDH के तहत उपलब्ध सहायता प्रदान करके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। इसके साथ ही प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन के लिए MOFPI के जरिए बढ़ावा दिया जाए। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अभिलाष लिखी ने अपने संबोधन में कहा कि इस फल का संभावित बाजार होना चाहिए, जिससे उत्पादक अपनी ब्रांडिंग पर कर सके। कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र को 50,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए 5 साल की रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। और औषधि और सुगंधित पौधों की बाजार में बहुत मांग होती है। गोपालगंज के एक किसान इन दिनों जिले के किसानों को खस की खेती करके मुनाफा कमाने के गुर सिखा रहे हैं। देखिए मधेश तिवारी की ये रिपोर्ट। इस भीषण गर्मी में खस की चट्टी यानी पर्दा हो, उसमें से ठंडी हवा और भीनी भीनी खुशबू आ रही हो तो गर्मी भी सुहानी लगने लगती है। खस एक तरह की घास है जो कहीं भी आसानी से उगाई जा सकती है। ये पौधा औषधीय और सगंध यानी एरोमेटिक प्लांट की श्रेणी में आता है। खस से इत्र भी बनता है और बहुत सारी जरूरी दवाएं भी। इन्हीं सब वजहों से खस की खेती कुछ खास हो जाती है। पौधा बहुमूल्य है, इसलिए किसानों के लिए इसकी खेती फायदे का सौदा है। गोपालगंज के कररिया गांव के निवासी किसान मेघराज प्रसाद ने अपने खेत में वर्ष 2018 में खस की खेती शुरू की। हालांकि उस समय इनके परिवार के लोगों और बाकी किसानों ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन ये लोगों की बात की परवाह किए बिना खेती करते रहे और आज 20 एकड़ के रकबे में खस की खेती करते हैं। इन्होंने इसके लिए लखनऊ स्थित CSIR के केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान से ट्रेनिंग भी ली है। इनका कहना है कि खस की खेती में 1 बीघे में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक की कमाई होती है। इस पर न बाढ़ का असर है, न सूखे का, और न ही जानवर इसे चरते हैं। ये कहीं भी हो जाएगा। जो पानी से जैसे आपको गेहूँ दह गया, धान दह गया, मूंग दह गया, वहाँ हो जाएगा। नीलगाय से परेशान है, वहाँ भी ये हो जाएगा। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि आपको 1 बीघा में 1 साल में 1 लाख रुपया खर्चा काट के देगा। अगर डबल खेती करते हैं इसमें, जैसे खस लगाए, मेंथा लगाए, तो और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो क्या बनता है इससे? कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार राय के मुताबिक खस की जड़ से वेटिवर ऑयल निकाला जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 से 50 हजार रुपए प्रति लीटर है। 1 हेक्टेयर में करीब 4 से 6 क्विंटल जड़ें प्राप्त होती हैं। इसका उपयोग दर्दनाशक और दूसरी जरूरी दवाएं बनाने में होता है। इंटरनेशनल मार्केट में इस के तेल की काफी बढ़िया कीमत मिलती है। इसका लगभग प्रति लीटर 25,000 से 50,000 रुपये इसके 1 लीटर तेल की कीमत है। हालांकि आम रूरल एरिया में रहने वाले किसानों के बीच यदि इसकी जागरूकता को बढ़ाई जाए तो यह प्लांट रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने में काफी इम्पोर्टेंट साबित होगा। गोपालगंज एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जिससे किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है। ऐसे में खस की खेती यहाँ के किसानों के लिए वरदान है। मेघराज से प्रेरणा लेकर अब दूसरे किसान भी खस की खेती के लिए आगे आ रहे हैं। गोपालगंज से मधेश तिवारी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। और अब आइए बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। 7 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदे उठापटक के साथ हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 6 जुलाई को देसी बाजरे का भाव रहा 2060 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 90 रुपए की गिरावट आई और भाव 1970 रुपए पर आ गया। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे नरमी के साथ हुए।
यहाँ 6 जुलाई को बाजरे का भाव था 2275 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 2250 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में 6 जुलाई को बाजरे का भाव रहा 1925 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदों में 3 रुपए की तेजी आई और भाव 1928 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 6 जुलाई को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1670 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 1680 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान मसूर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात आवक की करे तो दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में मसूर की आवक अधिक रही। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 6 जुलाई को मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदों में 480 रुपए का उछाल आया और भाव 7,530 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 जुलाई को मसूर 7,500 रुपए पर बिकी। मुजफ्फरनगर मंडी में 6 जुलाई को मसूर का भाव रहा 7,700 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,700 रुपए पर बरकरार रहा। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बुधवार को मसूर का भाव रहा 8,700 रुपए। गुरुवार को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 8,700 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही दुर्गापुर मंडी में मसूर के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 6 जुलाई को मसूर का भाव रहा 8,700 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 8,750 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करे तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा हुआ है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर सेगमेंट खास खबर में। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर पश्चिमी जापान के नारा शहर में जानलेवा हमला हुआ है। एक रैली में भाषण देने के दौरान उनको निशाना बनाकर गोली दागी गई। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमले की घटना को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने बर्बर और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शिंजो आबे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद प्रेस से मुखातिब हुए जापानी प्रधानमंत्री भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे पर हुए हमले पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले से बहुत व्यथित हूं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में एक बड़ा हादसा हो गया है। रामनगर की ढेला नदी में एक आर्टिका कार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 10 लोग सवार थे। कार में एक लड़की को जीवित पाया गया है। उसे रामनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खंडों का उत्पादन 79% बढ़कर 2 करोड़ 77 लाख टन हो गया है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि के दौरान 1 करोड़ 55 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ था। फिल्म काली के पोस्टर विवाद पर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। कार्यक्रम के आयोजकों ने भी अपनी ओर से माफी मांग ली है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 198.51 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 17,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,815 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,899 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.51% हो गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दे, नमस्कार।